नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया है। इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा के 253वें सत्र के पूरा होने के मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने बजट सत्र के दौरान दोनों चरणों में हुए कामकाज की सराहना की। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि बजट सत्र के दोनों चरणों को मिलाकर सदन की उत्पादकता जो है वो 90% रही। सत्र के पहले चरण में उत्पादकता 99.06% रही, जबकि दूसरे चरण में 85% उत्पादकता रही। जून 2019 से शुरू हुए 249वें से 253वें सत्र के दौरान लगातार 5 सत्र में बेहतरीन कामकाज के लिए सभापति ने सदस्यों की सराहना की। उच्च सदन में पिछले 5 सत्र को मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल उत्पादकता जो है वो 94% रही। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा से 19 विधेयक पारित हुए। इसमें विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को विचार कर लौटाने का प्रस्ताव शामिल है। सदन में 3 मंत्रालय, जल शक्ति, रेलवे और पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान सदन को सफलतापूर्वक चलाने में मदद और कोविड संबंधी नियमों का पालन करने के लिए सदस्यों का धन्यवाद किया। लोकसभा की बात करें तो 7वीं लोकसभा के अन्य सत्रों की तरह बजट सत्र में भी इस बार रिकॉर्ड कामकाज हुआ है। इस दौरान सदन की उत्पादकता 114% रही। इस दौरान लोकसभा से कुल 18 विधेयक पारित किए गए। देश देशांतर में आज बात करेंगे बजट सत्र की उत्पादकता की, और मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप सिंह हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही प्रफुल्ल केतकर हैं, आप संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी मैं आपसे करना चाहूंगी। संसद का बजट सत्र जो है वो संपन्न हो गया और राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कामकाज और उत्पादकता के लिहाज से देखें, लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 114%, जबकि राज्यसभा में 90% कामकाज हुआ। दोनों सदनों ने कुल 18 विधेयक पास किए। इस लिहाज से देखें तो कितना महत्वपूर्ण ये बजट सत्र और कितना उत्पादक? देखिए, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष ये संसदीय जनतंत्र के 2 पहिए हैं। इन 2 पहिए, जब ये 2 पहिए साथ चलते हैं तो ये गाड़ी बड़ा स्मूथ चलती है, बहुत कायदे से चलती है। इनमें से एक पहिया भी अगर आगे पीछे हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो है, आप ये जो प्रोडक्टिविटी आंकड़े बता रही हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों पहिए साथ चल रहे हैं जी। और दूसरी बात संसदीय जनतंत्र में होती है, विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलना। अगर विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलता है तो असंतोष कम होता है, फिर आपस के फ्रिक्शन, झगड़े कम होते हैं। उसमें विधायी कार्य सबसे ज्यादा फायदा होता है, विधायी कार्य। आप देखिए, जिस तरह से जो बिल पेश हुए वो पास हुए। एक बिल पिछले सत्र का बाकी था, वो भी पास हो गया। चर्चा की दृष्टि से देखें, सदस्यों ने जल्दी खत्म करना था ये सत्र जो है। चुनाव के कारण 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके कारण 48 घंटे ज्यादा समय तक बैठकर कामकाज को निपटाया। दूसरी बात ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण जो है 16 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। और खासतौर से बजट सत्र में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनकी अनुदान मांगों पर चर्चा होती है कि नहीं। जनरली रिटन कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार 21 घंटे इस पर चर्चा हुई। इससे पता चलता है, जो छोटे दलों की हमेशा शिकायत रहती है, उनको समय कम मिलता है, क्योंकि समय का निर्धारण जो है इस आधार पर होता है कि उनकी सदन में संख्या कितनी है। इसे देखते हुए, छोटे दलों की मांग को मानते हुए सरकार ने चर्चा का समय बढ़ाया। उससे विपक्ष को भी जो है एक मौका मिला सरकार को घेरने का। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस पे चर्चा जो है वो ज्यादातर पॉलिटिकल होती है, लेकिन बजट पे जो चर्चा है वो थोड़ी फोकस्ड होती है। आपको अंतर दिखेगा। इसीलिए बजट पर जो चर्चा हुई उसमें जो सदस्यों ने भाग लिया, ज्यादातर लोग विषय पर अपने कायम रहे, विषयांतर उन्होंने नहीं किया। कुल मिलाकर ये जो बजट सत्र है, ये सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के लिए संतोष का विषय है। विपक्ष को सरकार को घेरने का, सरकार की कमियां उजागर करने का और अपनी बात कहने का, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का
समय मिला और सरकार को विधायी कार्य करने का और विपक्ष को अपने जवाब से संतुष्ट करने का प्रयास करने का मौका मिला। जी, बिल्कुल आपकी बातों के साथ मैं प्रफुल्ल केतकर जी का रुख करना चाहूँगी। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से प्रदीप जी ने कहा कि दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं और गाड़ी जो है यानी कि संसद सुचारू रूप से चल सके इसके लिए सामंजस्य, समझ और एक दूसरे को अपना अपना विचार रखने के लिए जो स्पेस देने की बात है वो होना बहुत जरूरी है। आप भी ये मानते हैं कि इस बार बजट सत्र में ये चीज दिखा, क्योंकि हमने देखा कि व्यवधान जो है वो कम दिखा, उत्पादकता बहुत अच्छी रही, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं, खुद सभापति ने सदस्यों की इसके लिए तारीफ की है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसे जब सत्र शुरू हुआ, सामान्यतः इतिहास ये कहता है कि बजट सत्र जो है वो सुचारू ढंग से ही चलता है, क्योंकि सबको ये इसकी चिंता होती है कि बजट जो है वो संसद में पेश भी हो और वो पारित भी हो। इसलिए दो हिस्सों में ये सत्र होता है। पहले हिस्से में तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और बजट एक्चुअल संसद में पेश होना, यही प्रमुख कार्रवाई होती है। दूसरा जो सत्र होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें हर बजटरी जो प्रोविजन है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होती है। कुछ अमेंडमेंट्स होने हैं बजटरी प्रोविजंस में, तो वो भी होते हैं। यह लंबा होना था जी, 8 अप्रैल तक ये सत्र होना था, लेकिन चुनाव के चलते इसको कम किया गया। व्यवधान की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि शुरू जब हुआ तब ये लग रहा था कि ये सत्र बड़ा हंगामे भरा होगा, और जिस तरीके से किसानों वाला सारा विषय था और विपक्ष जिस तरीके से संसद के बाहर आवाज उठा रहा था, उससे ये लग रहा था, और शुरू में हुआ भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, और बाद में प्रधानमंत्री ने जब उस पे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की, तो जिस तरीके से टीएमसी और कांग्रेस की तरफ से बॉयकॉट हुआ, उसमें ये लगा। लेकिन जैसे जैसे बजट पेश हुआ और बजट के बाद फिर से संसद की कार्रवाई शुरू हुई, तब ऐसा लगने लगा कि कुल मिलाकर जो एक मैंडेटरी जो विधायी का कार्य है जी, उसको बजट सत्र में पूरा करने का सब लोग मन बना चुके हैं। एक विश्वास की बात होती है, लेकिन फिर भी जहां जहां मौका मिला, मुझे लगता है कि विपक्ष ने सरकार को घेरने का भी प्रयास किया, और सरकार ने भी जिस तरह से 16-17 घंटे चर्चा चली राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दोनों सदनों में उसका एक विस्तृत उत्तर भी दिया, बहुत सारे विषयों पर मुझे लगता है इस कारण सामान्य जनता के लिए भी स्पष्टता आई होगी। मुझे लगता है कि ये बाहर की दुनिया में लोग भारत के लोकतंत्र के बारे में कुछ भी कहे, कोई रिपोर्ट कुछ भी छापे, लेकिन ये दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, और मतभेद है इसीलिए लोकतंत्र है, लेकिन उन मतभेदों का सम्मान भी है। उसके कारण जो देश के लिए काम होना है वो रुकता नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। जी बिल्कुल, ये ही विशेषता है कि मतभेद होने के बावजूद, जिसकी बात प्रधानमंत्री भी अक्सर करते हैं कि मनभेद जो है वो नहीं होना चाहिए और सभी के मतों को उचित स्थान मिले, एक सार्थक चर्चा हो, स्वस्थ चर्चा हो, ये बहुत ज़रूरी है। प्रदीप जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। इस बार 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया। कोविड महामारी की चुनौती के बीच बजट और तमाम तरह की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती, जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जिन भी क्षेत्रों में हम नीचे गए उससे उबारने की चुनौती, एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण बजट कहा जा सकता है। इस लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये पहली बार हुआ भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में जी, बजट पेपरलेस था। बजट जो है वो उसकी छपाई नहीं जी, और जो है लैपटॉप और टैबलेट पर लोगों ने पढ़ा, सांसदों ने भी इसमें सहयोग किया, दोनों सदनों के जो अधिकारी हैं उन्होंने मदद की। ये पहली बार हुआ कि पैंडेमिक के कारण बजट की छपाई नहीं हुई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लोगों ने पढ़ा और बहस में हिस्सा लेने में कोई कोताही नहीं।
ऐसा नहीं हुआ कि बजट पेपर नहीं मिला, छपा हुआ नहीं मिला, इसलिए लोगों को दिक्कत हुई और बहस में ठीक से भाग नहीं पाए। दूसरी देखिए, ये सरकार किस तरह से छोटी-छोटी चीजों को भी बदलाव लाकर बड़े काम कर रही है। 1 फरवरी को बजट पेश होना, पहले 28 फरवरी को पेश होता था। 1 फरवरी को बजट पेश होने का अंतर आप देखिए, उसका असर देखिए आप। 1 फरवरी को बजट पास हुआ, आज हम 25 मार्च में हैं और बजट पास हो चुका है। 1 अप्रैल से विभागों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। जी। पहले क्या होता था, मई तक बजट सत्र चलता था। मई के बाद जो पैसा जाना जब शुरू होता था तो फिर जून, जुलाई, अगस्त मानसून के आ जाते थे, ज्यादा काम मानसून के कारण रुक जाता था। तो दरअसल खर्च जो है सरकार का वो सितंबर, अक्टूबर से शुरू होता है। कुल 6 महीने मिलते थे खर्च के लिए और होता ये था कि मार्च में जल्दी-जल्दी किसी तरह से पैसा खर्च करो, बिल बनाओ और इसको पूरा करो। वो स्थिति बदल गई। अब पूरा वित्तीय वर्ष मिलता है विभागों को विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने के लिए। जी। दूसरी बात जो इस सरकार ने की है, आप देखिए लंबे समय से लंबित, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हों या विधायी कार्य हों या बेकार कानूनों को खत्म करने का काम हो, अब इसी सत्र में जो मेडिकल प्रोफेशन में सहायक काम करते हैं जो लोग, उनके संबंध में जो विधेयक आया है, अब कानून बन जाएगा। आप देखिए कि 1948 से उनकी मांग है और आज जाकर 2021 में पूरी हो रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार किस तरह से हर वर्ग की चिंता करती है और उनके लिए काम करती है। दूसरा, बजट में अनाउंस हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक जो है बैंक बनाने का, और उस बैंक को बनाने का विधेयक तैयार हो गया, पेश हो गया, इसी सत्र में पास हो गया। ये सरकार की मंशा बताता है कि जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का घोषित किया हुआ, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमको 2024-25 तक, उसको हासिल करने के लिए सरकार कितनी तेजी से और कितने कमिटमेंट के साथ काम कर रही है, ये सत्र इस बात का भी गवाह है। बिल्कुल, ये सत्र कई महत्वपूर्ण बातों का गवाह है। केतकर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस सत्र में जिस तरीके से दोनों ही सदनों में कई केंद्रीय मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान दिया है। चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरह की भारत के साथ छल कपट भारत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, एक साफ संदेश दिया चीन को। और अगर हम बात करें वैक्सीन मैत्री पहल की, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरीके से बताया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ 72 देशों में वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है, कहीं ना कहीं ये वो मोमेंट थे जिसके जरिए, बजट सत्र के जरिए पूरे विश्व को एक संदेश दिया गया कि भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं या जो दूसरे देश हैं उनके साथ कितना मित्रवत है, लेकिन अगर कोई उसके साथ आघात करता है तो उसका माकूल जवाब देने में भी भारत पूरी तरह से तैयार है। देखिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट थे, मुझे लगता है कि केवल रक्षा और विदेश नीति के आधार पर नहीं जी, भारत में एक तरफ विपक्षियों द्वारा और कुछ विदेशी ताकतों द्वारा जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, जिसमें नकारात्मकता भरी पड़ी है, भारत की जो भी भारत में जो भी विकास हो रहा है, एक सकारात्मक पहल हो रही है, उसके विरोध में एक तरह से मानसिकता बनाने का काम हो रहा है। उसके लिए भी ये बड़ा उत्तर था जी। गलवान के सारे घटनाक्रम को लेकर और चीन के साथ एलएसी पर मिलिट्री लेवल की डिप्लोमेसी के आधार पर जिस तरह का डिसएंगेजमेंट हुआ, और वो भी कहीं पे भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम चल रहा है उसको सीमा पर रोके बिना जी, उस संदर्भ में मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वैसे ही वैक्सीन मैत्री के बारे में देखिए, एक तरफ चीन जैसा देश है जो उनके पाकिस्तान जैसे दोस्त को भी कह रहा है आपको वैक्सीन चाहिए तो अपना एयरफोर्स का
स्पेशल फाइटर जेट भेजो और ले जाओ। जी। और वो जितने दिए हैं उसमें भी समस्याएं हैं। हम्म। फिर दूसरी तरफ चीन ये भी कह रहा है कि जिनको चीनी वैक्सीन लगा है उन्हीं को वीजा देंगे। जी। और हांगकांग में तो कल ऐसी घटना हुई है कि किसी वहां के प्राइवेट डॉक्टर ने हम्म। फाइजर का नॉन चाइनीज वैक्सीन लगाने के कारण उसका लाइसेंस रद्द किया गया। जी। ऐसे में भारत का जो पूरे विश्व भर में, हमने अभी क्वाड के चर्चा में देखा, दुर्भाग्य से हमें जितना इसका अभिमान होना चाहिए और ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए कि भारत के चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, साइंटिस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हो और पॉलिटिकल लीडरशिप, इन सब ने मिलकर जिस तरीके से भारत में एक तरीके से वैक्सीन का केवल प्रोडक्शन शुरू करना नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में उसका इंटरनल मैकेनिज्म और पूरे विश्व भर में करोड़ों की संख्या में वैक्सीन पहुंचाना, तो ये भारत के लिए बड़ा अभिमान का विषय है। और जैसे कोविड के समय हमने भारतीयों को वहां से लाने में एक तरह से तत्परता दिखाई और हमारी एविएशन मिनिस्ट्री ने उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वैसे ही विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर फिर से एविएशन मिनिस्ट्री अब वैक्सीन पहुंचाने में भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका ये मैसेजिंग और इसका तथ्यात्मक जानकारी सारे समाज में पहुंचना, ये मुझे लगता है अपने आप में एक आत्मविश्वास देने वाला भी है। तो ये केवल मैं नहीं मानता कि विश्व के लिए और विदेशियों के लिए है, ये अपने आप के लिए भी, भारत के लोगों के लिए भी एक आत्मविश्वास देने वाला विषय, चाहे सीमा पर सुरक्षा हो या विश्व में एक तरह से वैक्सीन के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम का एक तरह से संदेश हमने दिया है वो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, अगर मैं बात करूं इस बार बजट सत्र के कुछ इम्पॉर्टेंट मोमेंट की, तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण घटना है, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आज़ाद की विदाई का वो समय, हमें याद है कि किस तरह प्रधानमंत्री ने भावुक जो है वो भाषण दिया और उसके उत्तर में भी गुलाम नबी आज़ाद ने जो बातें कही, जिस तरीके की केमिस्ट्री दिखाई दी, वो निश्चित रूप से बहुत सारे सकारात्मक संदेश देकर गई। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, उस घटना का आप जिक्र कर रही हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के समय जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, वो भारत की संसदीय परंपरा और भारत का जनतंत्र कितना जीवंत है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जी। सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा नेता और विपक्ष का सदन में सबसे बड़ा नेता, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा ये सब हम लोगों ने बहुत देखा है, लेकिन एक दूसरे के प्रति इस तरह का, अपने विरोधी के प्रति इस तरह का सम्मान, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। न विपक्ष जो है सत्तारूढ़ पक्ष से जो है इस तरह का भाव है उसके मन में, वो दबा हुआ है, न सत्तारूढ़ दल का ये मंशा है विपक्ष की संख्या कम हो तो हम उसे दबा सकते हैं। दोनों बराबरी के स्तर पर बात कर रहे हैं, दोनों देश के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं एक दूसरे विषय पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका। सत्र जब शुरू हुआ और समाप्त हुआ, दोनों के माहौल का अंतर आप देखिए। सत्र शुरू हुआ तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट किया इस मुद्दे पर, किसान आंदोलन की लगभग 2.5-3 महीने हो चुका था किसान अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए पहले कृषि मंत्री ने और फिर उस भाषण धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री, तीनों कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से जो बातें कही, दोनों ने एक सवाल पूछा कि भाई ये तो बता दो, काला कानून बता रहे हो, इस कानून में खराबी क्या है काला? कोई नहीं बता पाया। और उसका नतीजा आप देखिए, जब आप अपनी बात स्पष्टता से, दृढ़ता से और पारदर्शिता के साथ रखते हैं, उसका क्या असर होता है आप देखिए। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ, किसान आंदोलन की कोई चर्चा नहीं जी। पहले हिस्से में लग रहा था देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, दुनिया भर के लोग
से चिंतित हो, भारत के किसानों के लिए इस तरह का माहौल बनाया गया, वो सब तिरोहित हो गया। आप ये भारतीय लोकतंत्र की शक्ति तो है ही। सत्तारूढ़ दल का जो है वो पारदर्शिता से काम करने का तरीका और अपनी बात को दृढ़ता से रखने का जो कौशल है, उसका भी नतीजा है। बिल्कुल, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बजट सत्र में साफ तौर पर दिखाई दी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, तो कुल मिला के जो बजट सत्र रहा बहुत उत्पादक रहा, कई महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जाना जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के कामकाज की भी सभापति ने काफ़ी तारीफ की है। इसके अलावा एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जो है कई मंत्रालयों की तरफ से वो रखी गई, और बहुत महत्वपूर्ण बिल जिसका जिक्र प्रदीप जी ने भी किया था, जो कि काफ़ी सालों से अटके हुए थे, उनको भी पास किया गया। और जो एक सामंजस्य दिखा शुरुआत के बाद से सत्र के समापन होते होते, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा में दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो भागीदारी थी, जो सामंजस्य था, उससे जो है सत्र की उत्पादकता बढ़ी और सत्र जो है बजट सत्र वो सफल रहा। इसी के साथ देश देशांतर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।